हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे सीडीपी का, जो कि कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ था। हमारा सीडीपी का ये चैप्टर 1 है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसी से हमारे सारे बेसिक स्टार्ट्स होते हैं। तो हमने इसके जो टॉपिक कवर कर लिए थे वो था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट ग्रोथ, रिलेशन डेवलपमेंट। जो आज हम कर रहे हैं वो लास्ट 3 टॉपिक कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रोल ऑफ टीचर। आई होप कि आपको मेरे पिछले सारे लेक्चर समझ आए होंगे। एक बार आप पीछे जाके ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्लियर कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये समझ आ सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉरी सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, इस स्लाइड में कोई, हाँ जी, हम कर रहे थे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले चाइल्ड और डेवलपमेंट के स्टेजेस जो हैं ये हमेशा एज के साथ इफ़ेक्ट होते हैं। जो बिफोर बर्थ एज रहती है बच्चे की, उसको हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। फिर बच्चा जब 0 to 2 ईयर्स में आता है वो उसकी इन्फेंट स्टेज के नाम से जानी जाती है। ये 0 to 2 ईयर को हम सेंसरी मोटर एज भी, आप सेंसरी एज भी बोल सकते हो। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग बोलना, लिखना, पढ़ना, मतलब सेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को छूना, चीज़ों को छू छू के देखता है। उसको बोलने का थोड़ा तरीका आना शुरू हो जाता है। हम उसे जैसे कि बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब वो 2 साल के बीच में आना शुरू हो जाता है कि ए फॉर एप्पल बोलो बेटा, नमस्ते बोलो, तो वो अपनी सेंसेस के साथ ये सारे कामों को देखता है। जो 3 to 5 ईयर की एज है ये अर्ली चाइल्डहुड एज है, जिसे हम टॉय एज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चा टॉयज के साथ खेलता है। फिर 6 to 12 एज में उसकी मिडल चाइल्डहुड एज आ जाती है। मिडल चाइल्डहुड में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव हो जाता है। यहाँ पे हमें समझ आ जाता है 6 to 12 ईयर्स की एज में कि बच्चा आगे क्या करेगा, उसकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी क्रिएटिविटी हमें दिखनी शुरू हो जाती है। फिर आती है 13 to 17 ईयर एज, जो कि एडोलेसेंस होती है। अब यहाँ पे बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना जो है वो शुरू कर देता है, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस एज ऐसी है जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहता है, डायलिमा में रहता है, डायलिमा स्टेज होती है उसमें रहता है। और 18 प्लस को हम क्या बोल देते हैं, अडल्टहुड। अडल्टहुड मतलब जब उसे समझ आनी शुरू हो जाती है, लाइफ की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो ये स्टेजेस थी अकॉर्डिंग टू द एजेस, डेवलपमेंट स्टेजेस। सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिफोर बर्थ को हम प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। 0 to 2 ईयर को इन्फेंट स्टेज, जिसमें उसकी सेंसेस होती हैं। 3 to 5 ईयर उसकी अर्ली चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर मिडल चाइल्डहुड, 13 to 17 एडोलेसेंस। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो उसकी टॉय एजेस के साथ रिलेटेड है, मिडल चाइल्डहुड उसकी क्रिएटिविटी के साथ, और एडोलेसेंस उसकी आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है, यहाँ पे वन मिसप्लेस हो गया है, वो सबसे पहला फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जेनेटिक कैसे इफेक्ट करता है? जेनेटिक मतलब क्या है? जीन्स, जो कि हमें हेरिडिटी में मिलते हैं, जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। अगर मान लो आपने देखा है कि अगर किसी पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो उसके बच्चे की भी हाइट आगे छोटी होती है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर हैं जो उसको जीन्स में मिले हैं, वो क्या है? कम है। ड्राफिज्म पाई जाती है इसमें। फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस में क्या होता है कि जो एक बच्चा है वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या उसे पढ़ने का इन्वायरमेंट सही मिल रहा है, क्या उसे खेलने का इन्वायरमेंट सही मिल रहा है, उस हिसाब की उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर मान लो कोई बच्चा अपने पीर ग्रुप के साथ पढ़ रहा है, अपने पीर ग्रुप के साथ खेल रहा है, बट वो ग्रुप अगर गलत संगत में है तो उस बच्चे की भी डेवलपमेंट उसी गलत संगत में होगी, वो गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। वही अगर हम उसको अच्छी क्लासेस में डाल देते हैं, अच्छे उसके फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट उस साइड होनी शुरू हो जाती है। तो इन्वायरमेंट का भी बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, फैमिली के माहौल का भी बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। थर्ड है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
डेवलपमेंट विकास के लिए न्यूट्रिशन हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ज़्यादा उतनी ही बच्चे का विकास होता है। जब बच्चा मतलब कि एक पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, जब वो पैदा होता है तो पेरेंट पे डिपेंड होता है, उसको पूरी फीड देनी पड़ती है। वो फीड ही नहीं मिलेगी तो उसकी विकास जो है वो पूरी नहीं होगी, तो वह बच्चा माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ सकता है। उसकी विकास में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और कोई और भी चीज़, कोई और डिसीज़ेज़ का वो इफ़ेक्ट हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बता दिया एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस पे पीर रिलेशनशिप का भी कैसे इफ़ेक्ट है। उसके अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा खेलेगा, अच्छी बातें करेगा। अगर उसकी गलत संगति में गलत कंपनी हो गई तो वो उसी तरह से इफ़ेक्ट होगा। बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि आपने कभी-कभी देखा है कि बच्चे की इन्फैंट में, मतलब जब प्रीनेटल है, बिफोर बर्थ ही उसकी जो विकास है वो सही नहीं होता है। कईयों की ब्रेन की कोई नस है, नर्व है, वो प्रॉपर तरह से डेवलप्ड नहीं हो पाती है, तो वो फैक्टर भी उसके विकास को आगे इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल, ये तो हो गए उसके इंटरनल फैक्टर्स। ये उसके इंटरनल फैक्टर्स आते हैं सारे। तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये पीयर रिलेशनशिप वाला एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी एक्सटर्नल है। जेनेटिक, न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, ये सारे उसके इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है उसकी फैमिली का रोल, कि उसकी फैमिली कैसे उसे ग्रोथ करवा रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट करवा रही है। सेकंड आ जाती है हमारी बात उसकी इन्वायरमेंट की, तीसरी पी रिलेशनशिप की, चौथी आ जाती है उसके बाद सोसाइटी की, कि वो कैसे सोसाइटी में, कैसे सोसाइटी में वो रह रहा है और कैसी चीज़ों से वो इफ़ेक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की एक ग्रोथ में, एक डेवलपमेंट में जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट हम कर रहे हैं रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए भी, जो टीचर है इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो कि एक टीचर है वो सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज के ऊपर ही नहीं सीमित रहता, वो बच्चे को शेप करता है, उसका करैक्टर, सोशल स्किल्स, उसको एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनाने की ट्राई करता है। जो टीचर का रोल है वो क्लासरूम के बाहर भी होता है। हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे पूरी एजुकेशनल इन्वायरमेंट, टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट। मतलब टीचर जो है उसकी पूरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो एक जब हमारे पास नर्सरी में एक बच्चा आता है तो वो पूरी तरह डेवलप्ड नहीं हुआ होता। उसे कौन शेप करता है? उसे कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। उसे कौन बताता है कि आपने इस हैंड से लिखना है, राइट हैंड से लिखना बताता है, टीचर बताता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, टीचर का रोल जो है वो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम उन्हें एकेडमिक नॉलेज नहीं देते हैं, हम उन्हें पूरी तरह से एक गुड ह्यूमन बीइंग देने के मैनर्स भी देते हैं। उन्हें कैसे गुड ह्यूमन बीइंग बनना है वो भी हम चीज़ें उन्हें सिखाते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा जो चैप्टर 1 था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। एंड ये पूरा चैप्टर अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो हम इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे। और अगर आपको कोई भी कमी लगी है, और दूसरी कि अगर आपको कुछ भी गलत लगा है, कि मैंने कुछ भी गलत आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।